हेलो प्यारो भाई। चलिए आज हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। प्रकृति के दिया हुआ एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मानव नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह लीलार के नीचे 2 गड्ढों में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। चलिए बात करते हैं संरचना की। तो मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है। श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है। यह अपारदर्शी मोटे चमड़े की बनी होती है। मोटे चमड़े की बनी होती है। मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है। अब इसको दृढ़ पटल क्यों कहा जाता है, दृढ़ बनाया क्यों गया है? क्योंकि अगर हम लोग के आँख पर चोट भी लग जाए तो ज़्यादा क्षति न पहुँचे या ज़्यादा मतलब यहाँ पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इसको भगवान ने दृढ़ बनाया है, कठोर बनाया है। इसलिए इसको श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है, जो अपारदर्शी होते हुए मोटे चमड़े की क्या होती है, बनी होती है। श्वेत पटल या दृढ़ पटल की अगला भाग उभरा हुआ होता है। श्वेत पटल या दृढ़ पटल के अगला भाग उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है ना। यह पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। और मानव नेत्र के भीतर प्रकाश इसी के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसको नेत्र द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्र द्वार कहा जाता है। और आँख के इसी भाग को नेत्रदान में दिया जाता है। तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि नेत्रदान में आँख के कौन सा भाग को दिया जाता है? तो कॉर्निया को दिया जाता है, न कि पूरा आँख निकाल करके हम किसी को यहाँ पे दे देंगे। बात समझ में आया? चलिए तो फिर से मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? श्वेत पटल या दृढ़ पटल, जो कैसा होता है? अपारदर्शी मोटे चमड़े की बनी होती है। श्वेत पटल या दृढ़ पटल का अगला भाग उभरा हुआ होता है, जो पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। मानव नेत्र के भीतर इसी के सहारे पर प्रकाश अंदर जाता है, इसलिए नेत्र द्वार किसको कहा जाता है? तो कॉर्निया को कहा जाता है। नेत्रदान में आँख के इसी भाग को दिया जाता है, इसलिए आँख कहा जाता है कि आँख के किस भाग को नेत्रदान में दिया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अब बात करते हैं तो श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नीचे एक परत होता है। श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नीचे एक परत होता है जिसे कॉरायड कहा जाता है। श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नीचे एक परत होता है जिसे क्या कहा जाता है? कॉरायड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉरायड। श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नीचे एक परत होता है जिसे कॉरायड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉरायड कहा जाता है, जो काले या भूरे रंग का होता है। किसी किसी में काले होता है और किसी किसी में भूरे होता है। इसका काम क्या होता है? तो यह आंतरिक परावर्तन को रोकता है। क्या करता है? यह आंतरिक परावर्तन को रोकता है।
चलिए, यही कोराइड आगे आकर दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक इस प्रकार से उंगली नुमा और दूसरा यहाँ से झालर नुमा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से फिगर बनाते हैं। यहाँ से कोराइड दो भागों में आकर के क्या होता है, बट जाता है ना। यहाँ से इस प्रकार से बना देंगे। देखिए, कोराइड आगे आकर दो भागों में बट जाता है, तो अगले भाग को आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। आइरिस का दूसरा नाम होता है आइरिस या परितारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परितारिका कहा जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे, आइरिस का दूसरा नाम क्या होता है? परितारिका होता है। आ से आइरिस, प से परितारिका। आइरिस का दूसरा नाम क्या होता है? परितारिका होता है। कोराइड आगे आकर दो भागों में बढ़ जाता है, तो अगले भाग को आइरिस तथा यहाँ पे पिछले भाग को पक्षमाभि क्या कहा जाता है? पक्षमाभि मांसपेशिया, पक्षमाभि मांसपेशिया, या इसी का दूसरा नाम है सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब बात करते हैं आँख के यही भाग, यानी कि आँख का कौन सा भाग रंगीन होता है? तो आँख का आइरिस जो होता है रंगीन होता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आँख के कौन सा भाग रंगीन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? आइरिस। क्या होगा? आइरिस। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे पक्षमाभि मांसपेशिया का काम क्या होता है? तो यह समंजन क्षमता को बनाए रखता है। क्या करता है? समंजन क्षमता को बनाए रखता है। चलिए, अब यह पक्षमाभि मांसपेशिया से एक यहाँ पे है ना लेंस लटका होता है। उस लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। उस लेंस का नाम क्या होता है? उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस, है ना। क्या होता है? उत्तल लेंस। यह जेलेटिन पदार्थ का बना होता है। किस पदार्थ का बना होता है? जेलेटिन पदार्थ का बना होता है। यह मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव नेत्र किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो यहाँ पे उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो यहाँ पे बोलेंगे उत्तल लेंस पाया जाता है। किस पदार्थ का बना होता है? तो जेलेटिन पदार्थ का यहाँ पे बच्चों बना होता है। यह कैसा होता है? तो मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। यह उत्तल लेंस किससे कौन जकड़े हुए रहता है इसको? तो सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभि मांसपेशिया। ये सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभि मांसपेशिया का काम क्या होता है? तो ये ना लेंस को खींचता है, छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है। तो जब खींचेगा तो लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला हो जाएगा तो यहाँ पे फोकस बढ़ जाएगा, और यहाँ पे सिलियरी मांसपेशिया जब यहाँ से छोड़ेगा तो यहाँ पे लेंस मोटा हो जाएगा, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मतलब कि फोकस को एडजस्ट करना किसका काम है? तो यहाँ पे पक्षमाभि मांसपेशिया या सिलियरी मांसपेशिया। इसलिए कहा जाता है कि समंजन क्षमता को कौन बनाए रखता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभि मांसपेशिया। चलिए, अब बात करते हैं कोराइड के नीचे एक परत होता है। कोराइड के नीचे एक परत होता है। कोराइड के नीचे एक परत होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। मानव नेत्र के इसी भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो रेटिना के बीचों बीच एक बिंदु होता है।
रेटिना को बीचों बीच मतलब लेंस के सामने एक यहाँ पे बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीत बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे जो फिगर होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है सबसे अच्छा मतलब सुग्राही बनता है। कैसा बनता है? सुग्राही बोले तो एकदम साफ सुथरा यहाँ पे बनता है कि नहीं। अब यहाँ पे एक बिंदु होता है ना। यहाँ पे बिंदु होता है यहाँ पे एक बिंदु होता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, उस बिंदु को कहा जाता है अंध बिंदु। क्या कहा जाता है? अंध बिंदु। अब यहाँ पे प्रकाश सही से पहुँच ही नहीं पा रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण भी सही से नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि सबसे बेकार कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा अंध बिंदु। सबसे बेकार प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सबसे बेकार प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अंध बिंदु पर बनता है। अब ये जितने सारे नस दिखाई दे रहे हैं इस सबको कहा जाता है प्रकाश स्नायु। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्नायु। अब यह जो होता है मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जो संवेदना उत्पन्न करता है और कहता है कि जो मेरा रेटिना पर प्रतिबिंब बना है वास्तविक तो है लेकिन उल्टा नहीं, क्या है? सीधा है। क्या है? सीधा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या था? कॉर्निया था। क्या था? कॉर्निया। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे जिसे नेत्रोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्रोद कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं तो ये आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम क्या होता है? ये आइरिस रंगीन तो होता है लेकिन इसका काम क्या होता है? तो यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद ये आइरिस के बीचों बीच एक यहाँ पे छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। इसका काम भी क्या है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्या करना? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। इन दोनों को काम क्या है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे जलीय द्रव को कच्छाभ द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्छाभ द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्छाभ द्रव कहा जाता है। यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं, है कि नहीं। मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है जो अपारदर्शी होता है। यह मोटे चमड़े की बनी होती है। श्वेत पटल या दृढ़ पटल के अगला भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी के होते हुए ये क्या करता है? तो प्रकाश को अपने से होते हुए आँख के भीतर जाने देता है, मतलब नेत्र के भीतर जाने देता है, इसलिए इसको नेत्र द्वार कहा जाता है। आँख के किस भाग को नेत्रदान में दिया जाता है? तो आँख के इसी भाग को नेत्रदान में दिया जाता है, यानी कि कॉर्निया को ही नेत्रदान में दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉराइड का। तो श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नीचे एक परत होता है जिसे कॉराइड कहा जाता है, जो काले या भूरे रंग का होता है। इसका काम होता है आंतरिक परावर्तन को रोकना। इसके बाद बताए थे कि यही कॉराइड आगे जा कर के दो भागों में बढ़ जाता है। तो आगे वाला भाग को आइरिस या परिचारिका कहा जाता है, जो कैसा होता है? रंगीन होता है। इसका काम क्या होता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना, है कि नहीं। इसके बाद बताए थे कि कॉराइड आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है। तो पिछले वाले भाग को सिलियरी मांसपेशिया या पश्चमाभी मांसपेशिया कहा जाता है, जिसका काम होता है समंजन क्षमता को बनाए रखना, मतलब कि लेंस के फोकस को एडजस्ट करना। इसके बाद बताए थे, इसके बाद क्या बताए थे? तो यहाँ पे पश्चमाभी मांसपेशिया से एक लेंस लटका होता है
जिसे उत्तल लेंस कहा जाता है। यह लेंस मुलायम होता है और जेलेटिन पदार्थ का बना होता है। इसके बाद बताए थे पुतली। तो यहाँ पे आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। यह भी प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए इसके बाद बताए थे नेत्रोद। क्या बताए थे, नेत्रोद। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच भरे द्रव को क्या कहा जाता है, नेत्रोद कहा जाता है। और यहाँ पे कॉराइड के नीचे एक परत होता है जिसे कहा जाता है रेटिना या दृष्टिपटल। क्या कहा जाता है, रेटिना या दृष्टिपटल। मानव नेत्र के इसी भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। चलिए यहाँ पे बनता है। इसके बाद बताए थे कि लेंस के सामने रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अच्छा बोले तो एचडी यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। एक बताए थे कि यहाँ पे बिंदु होता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, उस बिंदु को कहा जाता है अंध बिंदु। क्या कहा जाता है, अंध बिंदु। यहाँ पे सबसे बेकार प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का सबसे बेकार प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ पे अंध बिंदु पर। इसके बाद बताए थे कि ये जितने भी नस दिख रहे हैं इस सब के क्या कहा जाता है, प्रकाश स्नायु, जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है और संवेदना उत्पन्न करता है। तो कहता है कि नहीं, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक उल्टा नहीं, क्या है, सीधा सीधा होता है। चलिए यहाँ तक ख़त्म हो गया। चलिए इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग के पढ़ना है दूर बिंदु। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जितना दूर की वस्तु को देख पाते हैं उसे दूर बिंदु कहा जाता है। और सबका दूर बिंदु अलग अलग होता है, इसलिए कहा जाता है कि दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। लेकिन अगर यहीं पे बात करें निकट बिंदु का, निकट बिंदु क्या होता है, तो जितने निकट की वस्तुओं को हम देख पाते हैं उसे निकट बिंदु कहा जाता है। जितने निकट की वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं उसे क्या कहा जाता है, निकट बिंदु कहा जाता है। निकट बिंदु का सामान्य दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद बात करते हैं दृष्टिप्रास का। तो यहाँ पे कहा जाता है कि निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को यहाँ पे दृष्टिप्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृष्टिप्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृष्टिप्रास यहाँ पे कहा जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दृष्टि दोष और समंजन क्षमता। अगला हेडिंग क्या है, समंजन क्षमता। तो यहाँ पे बोलेंगे कि समंजन क्षमता क्या होता है। तो हमारी आँखों की वह क्षमता जो दूर तथा निकट रखी गई वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। आँखों की वह क्षमता जिसके द्वारा निकट तथा दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, उस क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। चलिए अब हम लोग के पढ़ना है दृष्टि दोष। क्या पढ़ना है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है, तो जब हमारी आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ न बना तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। जब हमारी आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ न बना तो उसे क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष कहा जाता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं।
यह कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। पहला, निकट दृष्टि दोष। दूसरा, दूर दृष्टि दोष। तीसरा, जरा दूर दृष्टि दोष। इसके बाद बात करते हैं चौथा पर, एक होता है अबिंदुकता। चलिए, यही चारों चीज़ के बारे में अब हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए, तो पहला बात करते हैं अब हम लोग का है पढ़ना दूरदृष्टि दोष। पहला क्या था? निकट था ना? हाँ, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आँखों का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देता है। आँखों का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देता है, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो कारण दो होता है। पहला कारण कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या हो जाना? छोटा हो जाना। तो यहाँ पे नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब है देखिए, नेत्र गोलक छोटा हो गया। पहले सही था कि अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनता था, अब क्या होता है? तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। चलिए, देखिए, अब नेत्र गोलक जो है छोटा हो गया। पहले था यहाँ, पहले वाला को डॉट डॉट से बताते हैं, पहले वाला को डॉट डॉट से। और यहाँ पे ये क्या है? तो यहाँ पे लेंस है। नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा हो गया। पहले क्या था कि यहाँ पे जब यहाँ से लाइट ऐसे जाती थी तो दोनों यहाँ पे प्रतिबिंब बना देती थी, लेकिन अब क्या है कि नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा हो गया। नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा हो गया। अब हम लोग के बनाना कहाँ पे है? यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ पे बनाने के लिए किरण को और क्या करना पड़ेगा? मोड़ना पड़ेगा या फैलाना पड़ेगा? खुद से सोचिए, बताइए। सॉरी, यहाँ पे हम लोग निकट दृष्टि दोष का कारण गलत लिख दिए है। यहाँ पे छोटा नहीं, क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। क्या होता है? लंबा हो जाता है। फैनवा बंद कर दीजिए तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबा हो जाना। तो यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले एक हम मानव नेत्र।
मान लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या था, तो यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे नेत्र गोलक था। अब क्या हो गया, तो थोड़ा सा लंबा हो गया। लंबा हो गया तो मतलब हम लोग के आँख में क्या आ गया, दोष आ गया। तो पहले लेंस यहाँ पे था इस तरह से, तो यहाँ से इस तरह से हो करके प्रकाश जो है मानव नेत्र के भीतर गया। तो यहाँ पे पहले बनता था प्रतिबिंब, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, तो रेटिना यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब नेत्र गोलक क्या हो गया, लंबा हो गया। तो नेत्र गोलक लंबा हो गया, तो अब खुद से सोचिए कि प्रकाश को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तब जा कर के यहाँ पे मिलेगा। तो प्रकाश के किरण को फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे अवतल लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है, अवतल लेंस करता है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण को अब फैलाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम लोग को एक सही सही दिखाई देगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है, निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है, तो क्या आएगा, तो अवतल लेंस आएगा। क्या आ जाएगा, अवतल लेंस आएगा। चलिए एक और यहाँ पे रीजन होता है दूसरा, मिटाए पढ़ाई। चलिए दूसरा कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। क्या हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेत्र बनाते हैं। तो नेत्र बनाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे लेंस जो है पहले इतना था, अब क्या हो गया, तो इतना मोटा हो गया। तो नेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है तो उसका फोकस कम हो जाता है। जब फोकस कम हो जाता है तो पहले कहाँ पे, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता था। लेकिन लेंस मोटा होने के कारण अब कहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा था। तो हम लोग की आँखों में क्या आ गया, दोष आ गया। फिर से देखेंगे, जब हम लोग के लेंस पतला था, सही था, तो यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बनता था। अब लेंस मोटा हो गया, तो मोटा हो गया तब फोकस दूरी घट गया, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब बताएं, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तब साफ सुथरा दिखाई देगा। तो यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो किरण को फैलाना पड़ेगा, तब नहीं यहाँ आके मिलेगा। तो फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है, तो अवतल लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है, अवतल लेंस। तो यहाँ पे बोलेंगे कि बताइए, लेकिन यहाँ पे दोनों रीजन से हम लोग चले तो कौन निवारण कौन सा लेंस आया, तो अवतल लेंस आया। इसलिए कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए अब आता है दूसरा, दूरदृष्टि दोष का, दूरदृष्टि दोष। सेकंड क्या था, दूरदृष्टि दोष। आँखों का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देता है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष। अब इसका कारण पढ़ लेते हैं। कारण, तो इसका कारण दो गो होता है। पहला तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले नेत्र गोलक कितना बड़ा था, अब नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो गया मतलब कि अब इतना हो गया है कि नहीं, तो यहाँ हो गया। पहले क्या था कि लेंस यहाँ पे था, तो हम लोग के सही सलामत प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था। अब क्या हो गया, तो अब यहाँ पे नेत्र गोलक छोटा हो गया, तब यहाँ प्रतिबिंब बनाने के लिए
बताइए। तो यानी कि प्रकाश ये पहले यहाँ पे मिलता था, अब हमको मिलाना कहाँ है, यहाँ पे मिलाना है। तो और किरण को क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे मोड़ना पड़ेगा। और मोड़ने का काम कौन सा लेंस करता है, प्रकाश की किरण को मोड़ने का काम कौन करता है, तो उत्तल लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है, उत्तल लेंस करता है। तो निवारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, निवारण क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरा रीजन क्या होता है। तो नेत्र लेंस का पतला हो जाना, क्या हो जाना, पतला हो जाना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो नेत्र लेंस का पतला हो जाना मतलब कि पहले नेत्र गोला कितना बड़ा था, यहाँ पे नेत्र जो है, नेत्र लेंस थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, पहले इतना था, ठीक है। नेत्र लेंस क्या था, इतना मोटा था। तो यहाँ पे यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाता था और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता था, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, अब यह पतला हो जाता है, क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो पतला हो गया तो फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो बढ़ने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनने लगता है। लेकिन नेत्र गोलक यहाँ पे है, मतलब रेटिना यहाँ पे है, बन रहा है। लेंस पतला हुआ तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। बताइए, अब साफ साफ देखने के लिए प्रतिबिंब यहाँ बनाना पड़ेगा, और यहाँ बनाने के लिए किरण को और मोड़ना पड़ेगा। और किरण को मोड़ने का काम कौन सा लेंस करता है, तो अवतल लेंस करता है। यानी निवारण क्या हो जाएगा, निवारण क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। बताइए, यहाँ पे नेत्र लेंस का पतला हो गया, तो नेत्र लेंस पतला हो गया तो फोकस दूरी बढ़ गया, जो कि नेत्र गोलक का बाहर प्रतिबिंब बनाने लगा। हमको बनाना है यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब। रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण को और मोड़ना पड़ेगा। तो किरण को मोड़ने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस करता है। इसलिए दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो। चलिए अब हम लोग की जो तीसरा है पढ़ना है जरा दूरदृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है, आँखों का वह दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु दिखाई देता है और न ही निकट की वस्तु दिखाई देता है। इस दोष को क्या कहा जाता है, जरा दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष का जो निवारण होता है, निवारण बाईफोकल लेंस द्वारा, बाईफोकल लेंस द्वारा किया जाता है, बाईफोकल लेंस द्वारा किया जाता है। जैसे में यहाँ पे समझते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, बाईफोकल लेंस मतलब कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। किस में, जरा दूरदृष्टि दोष में। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अवतल ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, मतलब कि उत्तल ऊपर क्यों नहीं लिखे हैं और अवतल नीचे क्यों नहीं लिखे हैं। देखिए यहाँ पे समझाते हैं। जब हम लोग के बताइए दूर की वस्तु देखना होता है, तो दूर की वस्तु देखना होता है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए इस तरह से आँख को ऊपर मुँहे देखना पड़ता है। तो ऊपर मुँहे देखने के लिए बताइए प्रकाश की किरण को फैलाना होता है, और प्रकाश की किरण को फैलाने का काम कौन करता है, अवतल लेंस करता है। इसलिए इसको ऊपर लगाना पड़ता है। और जब हम लोग के नज़दीक की वस्तु दिखाई देना रहता है, तो यहाँ पे मतलब ये पलों को क्या करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। तो झुकाने के लिए बताइए कौन काम करता है, तो प्रकाश की किरण को झुकाने का काम उत्तल लेंस करता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नीचे उत्तल लेंस हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में क्या होता है, तो आँखों के सामने
जालो जैसा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनने लगता है। प्रतिबिंब बनने लगता है। अब बताइए, जब आँखों के सामने जालो जैसा प्रतिबिंब बनने लगेगा तो इस दोष को कहा जाता है अबिंदुकता। क्या कहा जाता है? अबिंदुकता। इसका निवारण खाली याद रख लेना है कि निवारण जो होता है यहाँ बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। इसका निवारण बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। एक और बात यहाँ पे याद रखना है नोट में, ठीक है, कि जब हम लोग किसी वस्तु को देखकर हटा लेते हैं तो हमारे रेटिना पर कितने देर तक प्रतिबिंब बना रहता है? तो 1/16 सेकेंड तक। कितने देरी तक? 1/16 सेकेंड तक यहाँ पे प्रतिबिंब बना रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा सवाल आता है, दूसरा नोट में आता है कि एक आँख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? एक आँख से दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो 150 होता है। कितना होता है? 150 होता है। और यहाँ पे तीसरा नोट में लिखना है कि 2 आँख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? ये एक आँख का हो गया। कितना आँख का हो गया? एक आँख का हो गया। यहाँ पे 2 आँख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 होता है। चलिए दोस्त, आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे अगले वीडियो में हम फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।